अंदर पहला आक्रमण हुआ और इस चीज का विभाजन हुआ कि एक तरफ वो हैं जो भारत से प्रेम करते हैं और दूसरी तरफ वो हैं जो किसी भी तरह की संधि करके, समझौता करके या जासूसी करके, धोखा देकर दूसरे के साथ जाने के लिए तैयार हैं। वो स्थिति जो 1500 साल 1300 साल पहले थी, वही स्थिति आज तक चल रही है। आपको मैं दो हिस्सों में अपनी बात कह के समय सीमा का ध्यान रखते हुए ये बताना चाहता हूं कि इस समय 96 वर्ष की उम्र की महिला है जिनका नाम है पामेला हिक और पामेला हिक माउंटबेटन की पुत्री है। उनकी पुस्तक आप लोगों में से कईयों ने देखी होगी। उसमें 8 मई 1947 की दास्तान है कि श्रीमान जवाहरलाल जी को शिमला बुलाया गया रिट्रीट में और न चाहते हुए भी माउंटबेटन ने वह कागज पेश किया जो देश की भावी विभाजन की रूपरेखा को सम्मिलित किए हुए था। और पामेला हिक लिखती हैं कि उस कागज को देखते ही पंडित नेहरू बौखला गए। उन्होंने कृष्ण मेनन को बुलाया। वहां पर बीपी मेनन भी मौजूद थे जो बाद में सरदार पटेल के सहयोगी के रूप में 500 से ज्यादा रियासतों को एक करने का काम किया। और आप लोगों की जानकारी के अंदर मैं डालना चाहता हूं कि उस 8 मई 1947 के पहले माउंटबेटन के 2 सचिव इंग्लैंड जा चुके थे और भारत विभाजन का नक्शा लेकर जा चुके थे कि इसके आधार के ऊपर भारत का बंटवारा होने वाला है। जब थोड़ी जिद बहस हुई, नए सिरे से कुछ चेंजेस किए गए और चेंजेस करके भारत बंटवारे की मुहर लगाकर परिस्थिति जन्म साक्ष्य नहीं बल्कि उस जगह पर मौजूद पामेला लिख रही हैं कि मेरे मम्मी थी, पापा थे, जवाहरलाल नेहरू थे और सहयोग के लिए कृष्णा मेनन थे, जिनको जो ही भारत का विभाजन हुआ लंदन का उच्चायुक्त बना करके भेज दिया गया। तो उस समय फैसला हुआ कि भारत का बंटवारा होना चाहिए और सबसे पहले जिन्होंने हमारे देश के ऐसे युवा नेता जिन्होंने कभी प्रयाग में महाकुंभ के अवसर पर लगी हुई बैरिंग को मदन मोहन मालवीय के इशारे पर क्रांतिकारी भाव से हटाने के लिए अगुवाई की थी, जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने 8 से 11 मई के बीच में भारत विभाजन को पहली बार स्वीकार करने का काम किया। ये इतिहास कहता है। और उसके बाद जब कांग्रेस की मीटिंग हुई, राम मनोहर लोहिया एक ईमानदार राजनेता के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने जीवन के अंदर आखिरी दशकों में उनके पास सिर्फ एक कोट था पहनने के लिए, सिर्फ एक कोट था और उसका भी बटन टूट जाता था तो लगवा नहीं पाते थे महीनों तक। उन्होंने उस दिन की घटना लिखी है जब भारत विभाजन के लिए बैठक हो रही थी। भारत विभाजन के लिए बैठक हो रही थी और उस समय 157 प्रतिनिधियों ने हाथ ऊपर करके कहा कि हम भारत विभाजन के पक्ष में हैं। 29 सदस्यों ने जो कांग्रेस कार्य समिति के थे उन्होंने कहा कि हम भारत विभाजन के पक्ष में नहीं हैं और 32 सदस्यों ने कहा कि हम इसमें भाग नहीं लेंगे। राम मनोहर लोहिया यहां तक लिखते हैं, मौलाना आजाद, राम मनोहर लोहिया ने लिखा और जेबी कृपलानी जी हमारे देश के वरिष्ठतम नेता रहे
और उस समय कांग्रेस में राष्ट्रपति का पद होता था 47-48 में, तब वो कांग्रेस के राष्ट्रपति थे। उनकी एक बात कह के मैं इस विषय को से अलग करूंगा। उन्होंने लिखा कि बैठक के अंदर गांधी जी ने थोड़ी आपत्ति की, ये बात की बात है। बोले मेरे को विभाजन की बात छिपाई गई। तो नेहरू जी ने तर्क शब्दों में कहा कि आपको हर सूचना दी जाती रही है, लेकिन गांधी जी के तेवर को देखकर फिर जवाहरलाल जी ने कहा कि नोआखाली इतना दूर है कि एक एक बात की सूचना देना संभव नहीं है। और जेबी कृपलानी के एक वाक्य को कह करके मैं इस आधे विषय को खत्म करूंगा कि जब 31 मार्च 1947 से लेकर के 4 अप्रैल 1947 तक महात्मा जी की माउंटबेटन से 5 मीटिंगें हुई। उसके बाद माउंटबेटन ने महात्मा जी को कहा कि अब कांग्रेस आपके साथ नहीं है, अब कांग्रेस मेरे साथ है। यह है विभाजन की पृष्ठभूमि। कोई कितना भी छिपाना चाहे, कितना भी अलग करना चाहे, अर्जुन सिंह जी जो कांग्रेस के मंत्री थे उन्होंने क्यों होता रहा। आज वो स्थिति नहीं है। आज आप अपनी इच्छा के हिसाब से विरोध करने के लिए स्वतंत्र हैं। आज अपनी इच्छा के हिसाब से अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं। और जो पाकिस्तान के भारत के बीच के विभाजन, अटल जी कहते थे कि धरती को नहीं बांटा जा सकता, धरती को नहीं बांटा जा सकता, लेकिन उन्होंने धर्म को बांटा। दुनिया के अंदर जहां एक धर्म हुआ करता था, उसकी जगह के ऊपर मजहब को धर्म मान लिया गया। और इसका परिणाम अगर आधुनिक दृष्टि से सोचेंगे, पढ़ाई लिखाई के हिसाब से सोचेंगे, तो हमको ये लगेगा कि भारत के अंदर तो जूट की मिलें रह गई और जूट रह गया पाकिस्तान में, इससे हमारी आर्थिक प्रगति के अंदर बाधा आई। या हम और कोई बात सोचने की कोशिश करेंगे, लेकिन भारत विभाजन का सबसे बड़ा परिणाम आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से ये हुआ कि जो हमारे हिस्से पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, वो हिस्से चाहे वो सिंध हो, बलूचिस्तान हो, पंजाब हो, ये हमारे हिस्से हैं। आज वो तकलीफ में है। हम सुनते हैं कि उनके पास रोटी नहीं है, उनके पास दाल नहीं है, उनके पास साधन नहीं है। और दूसरी तरफ हमारे वो हिस्से जिन्होंने भारत की गंगा में स्नान करने की जगह नालों को पसंद किया, वो लोग सीमांतवर्ती क्षेत्रों के अंदर कितना दुख पा रहे हैं, कितना दुख पा रहे हैं, हम लोग दिल्ली में बैठ करके उसकी कल्पना नहीं कर सकते। बिहार में जहां मेरा जन्म हुआ, वहां मैंने 90% लोगों को बिना चप्पल जूते के देखा हुआ है। उनके शरीर के ऊपर सिर्फ अंगरखा और 10-15 रुपए की धोती हुआ करती थी। बंगाल के अंदर सीमावर्ती क्षेत्रों में गया तो वहां क्या देखा, यही स्थिति है। 60 किलो से ऊपर का पुरुष और 40 किलो से ऊपर की महिला दिखाई गई मुश्किल है। ये पूरे बंगाल के अंदर सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति है। क्यों है? खाना नहीं है, विकास नहीं है, विचार नहीं है, विनम्रता नहीं है। एक व्यक्ति 30-35 साल की उम्र में बूढ़ा होना शुरू होता है और सिर्फ चाय 1 रुपए की और 5 रुपए का समोसा, इसके आधार के ऊपर सारा दिन निकालता है। तो ये है परिणाम भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का। बंटवारा शरीर के विभिन्न अंग होते हुए भी उनका कभी बंटवारा नहीं होता, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आज क्या स्थिति पैदा हो गई कि हम मजहब के आधार पर
मां को भूल गए, मजहब के आधार पर उस हवा और पानी मिट्टी को भूल गए जिसने हमको आगे बढ़ाने का काम किया। शेख अब्दुल्ला ने अपनी जीवनी के अंदर लिखा है कि मेरे परदादा जी, जिनका नाम भी वो रघुराम कौर, बोले मेरे परदादा जी शेख अब्दुल्ला, वो भी जब उन्होंने मतांतरण किया तो अपना नाम शेख अब्दुल्ला रखा। वो कैसा विभाजन था, जबरन मत परिवर्तन, संप्रदाय परिवर्तन, इस्लाम ग्रहण करने के लिए मजबूर कर दिए गए। उन्हें लिखा हम दत्तात्रेय हैं, हम दत्तात्रेय हैं, हम दत्तात्रेय कौन है? कौन है दत्तात्रेय कौन? जवाहरलाल जी भी दत्तात्रेय कौन है? वो भी दत्तात्रेय कौन है? मैं इनके गांव चला गया नेहरू जी के, मैंने सोचा कि क्या है नेहरू जी का मतलब, नेहरू नाम का, तो पता चला कि कभी फर्रुख सियर, जिन्होंने हिंदुस्तान की कहानी और इतिहास के अंदर रुचि रखते हैं, पढ़ते हैं, कभी फर्रुख सियर सम्राट के रूप के अंदर कश्मीर गए नहीं, इतिहास के अंदर उल्लेख नहीं है। तो जब कश्मीर गया नहीं तो वो राजकोल को बुला करके लाया कैसे? हिंदुस्तान की कहानी नहीं है, व्यक्तिगत कहानी है, झूठ की कहानी। मैंने इतिहास के पन्ने पलटे, श्रीनगर के अंदर जो प्रमुख दुकानें हैं, कहीं फर्रुख सियर के जाने का उल्लेख नहीं है। तो मैं जब नारू गांव गया, नेहरू जी के गांव, तो मैंने वहां पूछा भाइयों से, मैंने कहा कहां है उनका घर? बोले पहले तो यहां होता था, अब भी उसके अंदर कुछ सामान निकलती है, चप्पल है, कोई ये नहीं चम्मच है, कोई कटोरी है, कोई थाली का टुकड़ा है, इस तरह का है। और उसके बगल से एक 10 फीट की नहर गुजरती है। गांव का नाम है नारू और नेहरू का नाम है उस नहर के साथ। तो देश को जिस तरह से आगे बढ़ाने की कोशिश हुई, उसने हमारे देश को कमजोर करने का काम किया है, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से। और इसका एक ही उपाय है, एक ही उपाय है जो हमारी परंपरा ने, हमारी संस्कृति ने सबको एक बताया, धर्म एक है, सब उसको विभिन्न प्रकार से बोलते हैं। जिन्होंने बताया कि सारी दुनिया के लोग आपस के अंदर विश्व बंधुता से जुड़े हुए हैं, यानी हमारा मानव होना सबसे बड़ा धर्म है। तो जैसे मानवता दुनिया को एक किए हुए है, आतंकवाद के सवाल पर इसीलिए सारी दुनिया खड़ी हो जाती है, पर्यावरण के सवाल पर इसीलिए सारी दुनिया खड़ी हो जाती है। तो क्या हम भारतीय होने के सवाल पर एक साथ नहीं खड़े हो सकते? भारतीय होने के सवाल पर एक साथ खड़े नहीं हो सकते? क्या हम ये याद नहीं कर सकते कि पंडित कृपाराम 500 लोगों के साथ पैदल चल करके गुरु तेग बहादुर के दरबार में पहुंचे और उन्होंने कहा कि हम बिना जनेऊ के आए हैं, और गुरु तेग बहादुर ऐलान करके दिल्ली के लिए रवाना हो गए, बोले मैं इसका विरोध करता हूं। पंडित कृपाराम की तस्वीर आज भी स्वर्ण मंदिर के अंदर जो प्रदर्शनी है उसमें सबके सामने सबसे बड़ी क्यों लगी? इसीलिए हमारे देश के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ, हमने कभी इस्लाम का विरोध नहीं किया, हमने कभी ईसाई होने का विरोध नहीं किया, हमने किसी के पारसी होने का विरोध नहीं किया। कोई किसी भी मत को माने लेकिन अपने को भारतीय माने, यही विषय है। और जब हम अपने को भारतीय मान लेते हैं तो भारत कभी भी सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पीछे नहीं रहा है। जो अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं और जो एडम स्मिथ से आगे का अर्थशास्त्र भी समझते हैं कि चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी थी, वो इस बात को समझ सकते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन के आधार पर भारत पहली आर्थिक शक्ति रहा है।
पहली सामाजिक शक्ति रहा है। हम लोग उसी की तरफ आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। प्रकाश का अर्थ यही होता है कि निशा खत्म हो और हम प्रकाश की ओर बढ़ें, खुली आंखों से सारी चीज़ों को देखें। इतनी मेरी आप सबसे प्रार्थना है। मैंने कोई चीज़ गलत कही हो उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। हर मनुष्य की अपनी दुनिया है, वो हर चीज़ को समझने में सक्षम है। आप सभी मेरे से तो लगभग बराबर ही हैं। हम सब लोग लाखर साहब जैसे अपने ज़्यादा बड़े विद्वान हैं। मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।